BA third year, paper first, prose, poetry and criticism, यूनिट थर्ड का टॉपिक फर्स्ट, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी पर एक लेक्चर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें नज़ीर सबका शायर, नज़ीर की शायरी का वसी कैनवस, वसी ज़ख़ीरे अल्फाज और जुज़ियात निगारी से हम बहस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नज़ीर की शायरी में असलियत व वाक़ियत। नज़ीर की आँख में ये जादू था कि जिस चीज़ को देखती उसका बारीक से बारीक हिस्सा और उसकी गैर ज़रूरी तफसील भी ओझल न हो सकती थी, और कलम में ये जादू था कि उसकी हूबहू तस्वीर खींच देता था। ऐसी मुकम्मल तस्वीर के असल और नकल में ज़रा बराबर फ़र्क न होता था। तरक्की पसंद तहरीक ने जिस हकीकत निगारी पर बहुत बाद को ज़ोर दिया, वो नज़ीर के कलाम में बरसों पहले नज़र आ जाती है। उसकी वजह यह है कि इनके कलाम में सुनी सुनाई बातें हैं ही नहीं, जो कुछ है अच्छी तरह देखा हुआ बल्कि बरता हुआ। इसी हकीकत निगारी के सबब इनकी बाज़ नज़मों में उरियानी रिकाकत इब्तिज़ाल पैदा हो गया है। जब वो तफसील बयान करने पर आते हैं तो न कहने वाली बातें भी कह जाते हैं। अगली खूबी है तंज़ो ज़राफ़त। नज़ीर की नज़मों में तंज़ो ज़राफ़त का उन्सुर भी ख़ासा नुमायाँ है। इनकी शायरी में दुनिया भर के मौज़ूआत शामिल हैं। इसमें बहुत सी चीज़ें मज़ह का खेज़ भी हैं और बहुत सी ऐसी जिनको हमारा शायर पसंद नहीं करता, लिहाजा वो कहीं तो उन पर हंसता है और कहीं उन पर चोट करता है। इस तरह तंज़ो ज़राफ़त के बहुत से मौके फराहम हो जाते हैं। तंज़ो ज़राफ़त को इन्होंने बतौर ख़ास नहीं अपनाया। ये ख़ुसूसियात कलाम नज़ीर में ज़िमनी तौर पर पैदा हो गई है। नज़्म शब बारात में मुल्ला जी का ख़ासा इस तरह खींचते हैं। मुल्ला जो देने फ़ातिहा घर घर में जाते हैं, मुल्ला जो देने फ़ातिहा घर घर में जाते हैं, हलवा कहीं कहीं वो चपाती उड़ाते हैं। मुफलिस कोई बुलावे तो मुँह को छुपाते हैं, शक्कर का हलवा सुनते ही बस दौड़े जाते हैं। कहते हुए ये दिल में आहा हारी शब बारात। अगली खूबी है निशातिया उन्सुर। हमारी शायरी पर यह एतराज़ होता रहा है कि इस पर रंजो अलम के बादल छाए हुए हैं। कारी और बतौर ख़ास कोई बदेसी कारी जब लुत्फ़ अंदोज़ी के लिए हमारी शायरी का मुताला करता है तो उसे तवक्कुह के ख़िलाफ़ एक और ही तजर्बे से गुज़रना पड़ता है। उसे अफसुर्दगी और मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। मजनू गोरखपुरी फरमाते हैं कि हुज़्न शायरी से निशात शायरी का रुतबा बुलंद होता है। इस राय से ख्वाह इत्तेफ़ाक़ किया जाए ख्वाह इख्तिलाफ़, लेकिन यह हकीकत है कि दौर हाज़िर का थका हारा गमों से निढाल इंसान कभी शेर से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहे तो ऐसी शायरी को पसंद करेगा जिससे अफसुर्दगी के बजाय सुरूर और इन्बसात हासिल हो। और कलाम नज़ीर में ये जिन्स निहायत फरावां है। इनके यहाँ ऐसी नज़में कम हैं जिनमें हुज़्न व मलाल छाया हुआ है, और ऐसी नज़में ज़्यादा हैं जिनमें तरबिया उन्सुर गालिब है। बांसुरी, खेल कूद कन्हैया जी का, ब्याह कन्हैया का, कन्हैया जी का रास, ईद, शब बारात, आंधी, बरसात, शहर अकबर आबाद की तारीफ़, ताजगंज का रोज़ा, आगरा की तैराकी, तरबूज, आगरा की ककड़ी, इस तरह की नज़में हैं।
علامتی شاعری۔ نظیر کی تقریباً تمام نظمیں قہری ہیں۔ ان میں سیدھی سادی باتیں سیدھے سادے انداز میں پیش کی گئی ہیں، لیکن 2-3 نظموں میں علامتی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ ہنس نامہ اور بنجارہ نامہ کو علامتی نظمیں کہا جا سکتا ہے۔ بنجارے سے دراصل انسان مراد ہے، جس سے ساری زندگی ایک سفر ہے۔ اس سفر کا مقصد دھن و دولت اور اناج کپڑا جمع کرنا ہے، لیکن جس طرح مسافروں کو راستے میں قزاق لوٹ لیتے ہیں، اسی طرح زندگی کے مسافر یعنی انسان کو ایک دن موت آ دبوچتی ہے اور اس کی ساری جوڑ جمع یہیں دھری رہ جاتی ہے۔ اس وقت کوئی عزیز، کوئی دوست، مددگار نہیں ہوتا۔ پند و نصیحت۔ نظیر اکبر آبادی پیشے کے لحاظ سے معلم تھے، لیکن درس اخلاق کو انہوں نے اپنی شاعری کا مقصد نہیں بنایا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے دانستہ طور پر واعظ کا منصب اختیار نہیں کیا، لیکن ان کی شاعری کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں آپ پند و نصیحت و اخلاق کی تعلیم کے بے شمار موقع نکل آئے ہیں۔ خدا کی پہچان، اہل دنیا، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، مکافات عمل، کل جگ، دنیا، روٹیاں وغیرہ ایسی نظمیں ہیں جن سے اعلیٰ اخلاق کی تعلیم حاصل ہو جاتی ہے۔ قومی یکجہتی۔ نظیر اکبر آبادی بہت کھلے دل کے انسان تھے۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ انہیں عزیز تھے۔ مسلمان صوفیوں کے علاوہ ہندو سنتوں سے بھی انہیں عقیدت تھی۔ ہر مذہب کے بزرگوں کا وہ دل سے احترام کرتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ صاف دل صوفی تھے اور مذہب کی پابندیوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ہندوستان کی کسی زبان کا کوئی شاعر ایسا نہیں جس کی شاعری سے ایکتا، بھائی چارہ اور قومی یکجہتی کی ایسی تعلیم ملتی ہو جیسی نظیر کی شاعری میں ملتی ہے۔ محاسن شعری۔ کیسا ستم ہے کہ نظیر کے کلام کو علماء ادب نے سوقیانہ یعنی بازاری اور معیار سے گھرا ہوا کہہ کر نظر انداز کر دیا، اور شعراء کی صف میں انہیں جگہ دینے پر رضامند نہیں ہوئے۔ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ ان کی شاعری کا دامن بہت وسیع ہے۔ اب صرف یہ غور کرنا رہ جاتا ہے کہ آداب شاعری کا انہوں نے لحاظ رکھا یا نہیں۔ اگر لحاظ رکھا تو ضروری ہے کہ ان کے کلام کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے اور بلند پایہ شاعروں کی صف میں انہیں جگہ دی جائے۔